अपने बारे में बताएं। जी सर। सर मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम धमना के निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अपने गृह ग्राम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से की है। इसके पश्चात मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा छतरपुर जिले से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से पूर्ण की। तत्पश्चात मैंने BSc शासकीय महाराजा महाविद्यालय स्नातकोत्तर छतरपुर जिले से पूर्ण किया, जो डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय संबंधित था। इसके पश्चात सर मैंने तक 2014 से 2018 तक मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल ब्रांच में आरक्षक के पद पर कार्य किया और तत्पश्चात 2018 से अभी वर्तमान तक मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के पद पर कार्यरत अच्छा, आपने पटवारी पद पर भी काम किया, पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम किया, तो कौन सा काम आपको ज़्यादा अच्छा लगा? सर जैसा कि दोनों डिपार्टमेंट में सर मुझे काम करने में अच्छा लगा था और अलग अलग विशेषताएँ सर अलग अलग अनुभव रहा है। पुलिस के दौरान अलग अनुभव रहा है जो मेरे करियर को कहीं ना कहीं दिशा प्रदान की। और इसके अलावा राजस्व में भी मुझे अच्छा लगा, मतलब कि इसमें विविधता है और ग्रामीण लोगों से जुड़ सका और उनकी संस्कृति और उनकी सोच या उनकी मानसिकता से रूबरू हो सका। तो सर दोनों अनुभव अच्छे रहे। अच्छा, जो पटवारी का जो कार्य होता है मुख्य रूप से क्या होता है? जी सर, पटवारी के सर मुख्य रूप से कार्य है सर भूमि संबंधित जो है उसके रिकॉर्ड का अद्यतन करना, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन और उसका रख रखाव करना, और जो जमीन संबंधित कार्य हैं जो नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अतिक्रमण वगैरह जो शासकीय जमीन पर लोगों के द्वारा किए जाते हैं, और शासन की योजनाओं का सर ग्रामीण लोगों को, किसानों को जो शासन की योजनाएं किसान हितैषी रहती हैं तो उनको क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं पटवारी की तरफ भूमिका है। मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता कौन सी है? सर मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता वर्ष 1959 से प्रभावी है और उसी के साथ 1959 मूल कौन सी थी? सर इसी के बारे में सर मुझे ट्रेनिंग में सर पढ़ाया गया, इसकी जानकारी नहीं है कि इसके बारे में। अच्छा, जो राजस्व विभाग की जिले स्तर से हायरार्की बताया। जैसे कि सर छतरपुर जिले में पोस्टेड हूँ मैं सर, तो जिले में सर जिले की सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश कहते हैं कलेक्टर सर, और उनके नीचे सर अपर कलेक्टर और उसके बाद संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर वही रहते हैं, और जो सर अनुभाग में रहते हैं तो SDM या अनुभागीय अधिकारी रहते हैं, और तहसील में सर तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपर तहसीलदार, और इसके अलावा सर राजस्व निरीक्षक और सबसे नीचे सर पटवारी और उसके नीचे सर कोटवार भी राजस्व विभाग का एक सबसे छोटा पद है। कोटवार राजस्व विभाग का है या पुलिस विभाग का? नहीं सर, राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में। जी सर। तो उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? सर उसकी ये रहती है कि सर गांव में जैसे पटवारी जो के अंडर में वो कार्य करता है और विभाग तहसील से उसको कुछ नोटिस प्राप्त होते हैं चुनाव ड्यूटी में, सामान मैनेजमेंट में उसको मशीनें ले जाना या रख रखाव उसका। अच्छा, यदि गांव में कोई अपराध हो, यदि गांव में कोई अपराध हो जाता है तो उसकी सूचना देना किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर उसकी सर कोटवार सर्वप्रथम सर पटवारी को बताता है, और वो पटवारी फिर उसके बाद जो त्वरित कार्रवाई मौके की होती है वो लिखित पंचनामे के माध्यम से गाँव ग्रामीण वासियों से पूछताछ करके और संबंधित तहसीलदार को अधिकारी को प्रेजेंट करता है और अधिकारी को भी सूचना देता है। मतलब पटवारी राजस्व विभाग को सूचना देता है, अपने अधिकारी को देता है, और फिर वो यानी कि पुलिस को सूचना देता है बाद में। हाँ सर, वो कोऑपरेशन क्या है वैसा है कि ऊपर राजस्व विभाग से संबंधित अगर कोई मसला है तो वो तहसीलदार या SDM स्तर पे ही। नहीं, मैंने तो आपको मसला बताया ना कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसकी जानकारी देना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, उसकी सर ये है कि सर पुलिस विभाग में सर इसमें राजस्व विभाग से कोई जानकारी उनके अपने स्तर से जो रहता है। नहीं, वो यानी कि ग्रामीण स्तर पर कौन जानकारी देगा उसको? पुलिस विभाग को। पुलिस का तो कनेक्शन सर रहता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जो सूचना संकलन का रहता है तो उस आधार पर उनको सूचना प्राप्त होती है तो फिर उसके लिए मुंशी या कोई आरक्षक जाता है वहाँ मौका से करने। बाकी जो हम लोगों का सरकार रहता है हत्या के संबंध में तो मौका का नजरी नक्शा और पंचनामा बना के अपने अधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है, और उनके यहाँ से सर जो थाने से होता है वो भी सर पंचनामा बनाते हैं, मौके का नजरी नक्शा बनाते हैं।
सर दोनों वहाँ कोर्ट में सहमत होती हैं जी। और दोनों लोगों की सर पेशी होती है, बयान होते हैं कि आपने ये नक्शा बनाया, आप घटना पे थे, यही संबंध भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? सर भक्ति काल की प्रमुख रूप से 2 शाखाएं हैं, सर निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। ये और इसके अंतर्गत फिर पार्टी उसका वो किया है, विभाजित किया है। निर्गुण भक्ति शाखा को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, ज्ञान भक्ति शाखा और प्रेम भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी के प्रमुख साहित्यकार कौन है? सर प्रेम मार्गी के सर मलिक मोहम्मद जैसी, और इसके अलावा? और इसके अलावा सर कुतुबन है, सर मंजन है, और ये सर मंजन की कोई रचना बता? सर मधुमाल की सर। अच्छा। और रसखान की कोई रचना बता? रसखान की सर फुजान रसखान के नाम से लिखी है, और सर प्रेम मार्गी का ये रसखान की रचना। अच्छा अच्छा। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख नाटक बताएं कौन कौन से? मुंशी प्रेमचंद जी का सर नाटक सर मुझे पता है, उन्होंने नाटक साहित्य में सर मतलब कम लिखा है। जहाँ तक मुझे एक नाटक का सर पता है, लेकिन मुझे ही वर्तमान चलिए कहानी बता दीजिए। कहानी सर है पंच परमेश्वर सर बूढ़ी काकी और रसिक संपादक की कहानी। और ये अच्छा, ये टॉर्च वाला किसकी है? जी सर टॉर्च वाला का सर मुझे टॉर्च बेचने वाला सर प्रेमचंद जी की संभावित सर मैं बता सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने लिखी है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। अच्छा, प्रेमचंद जी ने लिखी है। एग्जैक्ट पता नहीं, संभावित सर आंसर। अच्छा अच्छा। व्यंग्य साहित्य के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन है? सर व्यंग्य साहित्य में जैसे कि सर हरिशंकर परसाई जी हैं, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और शरद जोशी ने भी सर व्यंग्य में अच्छा, दोनों के व्यंग्य में क्या फर्क है? सर दोनों के व्यंग्य में सर मुख्यतः ये देखा जाता है कि शरद जोशी का जो है तो उसका व्यंग्य में उन्होंने मतलब एक सतही तौर पर व्यंग्य किए हैं, और जो गहराई होती है व्यंग्यकार की, जिसमें यथार्थ से जो काफी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, वो हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य देखने को मिलते हैं। उनके व्यंग्य रचनाएं बताएं हरिशंकर प्रसाद जी की। सर जैसे हरिशंकर परसाई जी के तो पदाचार का ताबीज सर, विकलांग श्रद्धा का दौर सर, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस प्रकार से सर काफी करता। और जोशी जी के? जोशी जी के सर यथासंभव, रहा किनारे बैठ, परिक्रमा और ये दिन। मैं और वह में क्या है? मैं और वह जोशी जी की रचना है। हाँ सर है सर, व्यंग्य नहीं है सर, वो कहानी संग्रह मैं और मैं सिर्फ अलग। नहीं, मैं और मैं तो अलग है, मैं और वह है। सर मुझे जानकारी आप तो पहले से राजस्व विभाग में कार्यरत हैं, जी सर। तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते? सर जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सर मेरा बनने का उद्देश्य सर 2 उद्देश्य हैं। एक तो सर ये है कि जो एक विकासशील से विकसित होने की सर एक सोच मनुष्य में रहती है सर, और आज सभी जैसे अपना देश भी सर इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित है कि आज कोई आविष्कार हुआ है तो उसकी और आगे चल के क्या, तो ऐसे ही सर अपनी उन्नति और अपने इसका परिष्कार करना, और एक आर्थिक उन्नति सर करना, एक अच्छी पोस्ट सर प्राप्त अगर हो जाती है। दूसरा सर एक मैं अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहता हूँ, ताकि मैं और अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को मैं रिसर्च या शोध के माध्यम से उसको जान सकूँ, समझ सकूँ, और समाज के लिए कुछ उसका उपयोग या इस प्रकार से। अच्छा, आप हिंदी साहित्य के विकास में कैसे योगदान करेंगे? सर हिंदी साहित्य के विकास में जैसे सर अभी जैसे कि कुछ विधाएं हैं सर, जैसे कविता संग्रह या काव्य संग्रह या उपन्यास या कहानी लिखना, तो इसमें सर मैं अगर कोशिश करूँगा सर कविता के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कुछ जो अपना रिसर्च या जो ज्ञान उससे मुझे अर्जित हुआ है, तो उसको मैं एक साहित्य में समाज के लिए प्रस्तुत कर सकूँ। या सर जो हमारा जैसे पुराना अनुभव भी रहा है सर, जैसे पुलिस विभाग में या राजस्व विभाग में, तो उसमें किसानों से संबंधित कुछ समस्याएं जो मैंने फेस की हैं, और रूबरू यथार्थ में उनसे संपर्क में रहा है, उनका जान सका, उनके करीब जाकर, तो वो भी अपने साहित्य में उतारने का प्रयास करूँगा, और जनता के सामने, समाज के सामने उसको लाने के लिए कोशिश करूँगा। अच्छा, काफ़ी लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए,
है ना। इसके लिए संविधान सभा में 14 सितंबर से 18 सितंबर तक एक लंबी बहस हुई थी और उसके बाद भी इसको बनाया नहीं जा सका, है ना। भविष्य पर छोड़ दिया गया कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, है ना। तो आप इस दिशा में क्या प्रयास करेंगे? सर जैसे कि हिंदी को सर राष्ट्रभाषा के रूप में तो सर मान्यता है ही अभी वर्तमान में भी, और राष्ट्रभाषा से तात्पर्य जैसे सुमित्रानंद पंत जी ने पल्लव की भूमिका में भी लिखा है कि हमें एक ऐसी राष्ट्रभाषा की जरूरत है जो कि मनुष्य की समझ की आपसी जैसे बोलचाल आम बोलचाल की भाषा भी रहती है, तो एक ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा में जिससे जनसंपर्क आसान हो सके, सुलभ हो सके और लोग अपनी भावनाएं का आदान प्रदान कर सके, ऐसी राष्ट्रभाषा की व्यवहार करते हैं। तो सर ऐसी साहित्य में सर किसी रचना के माध्यम से मैं भी सर उसकी राष्ट्रभाषा एक कुछ जो प्रमुख बिंदु है कि जो है उसमें राष्ट्रभाषा में विकास में या राष्ट्र के विकास में योगदान देंगे, तो उसके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करेंगे। अच्छा, ठीक है। प्रतिदिन किसकी रचना है? सर प्रतिदिन का सर मुझे अभी विस्मरण हो रहा है, प्रतिदिन सर शरद जोशी का ही मुझे यहाँ तक सर याद आ रहा है, लेकिन इसमें ठीक याद आ रहा है। तो इसके माध्यम से उन्होंने किन बिंदुओं को उजागर किया था? सर सॉरी सर, मुझे मतलब मैंने प्रतिदिन रचना जो है उसका अध्ययन नहीं किया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आपकी पसंदीदा कवि? सर पसंदीदा कवि में सर जैसे तुलसीदास जी हैं, और तुलसीदास की कोई ऐसी रचना का उल्लेख कीजिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय पर था। सर रामचरितमानस के रूप में निश्चित रूप से कह सकते हैं सर कि वो आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी पहले के समय जब रचना उसकी हुई थी उस टाइम में प्रासंगिक थी। अच्छा, और आज भी जनमानस के हृदय में वही स्थान रखती है, तब जो उस समय सामंतवादी युग में उन्होंने रचना की थी तब भी वही स्थान। आपकी अभिरुचि? अभिरुचि सर हमारी बैडमिंटन खेलना और ये रामायण महाभारत सीरियल देखना या हिंदी सिनेमा देखना, विश्व वॉक करना, इस टाइप के। तो रामायण धारावाहिक देखा था आपने? हाँ रामायण देखते हैं। अच्छा, बचपन से देखते हैं सर। पहले सर गांव में होता था कि जैसे सर ये कुछ कार्यक्रम या कुछ त्योहारों में एक सार्वजनिक रूप से टीवी लगाई जाती थी, तो रामायण या महाभारत का ही प्रसारण कराया जाता उसमें डीवीडी के माध्यम से, जब ये टेप वगैरह चलते थे। तो ये उसका डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर रामानंद, सॉरी तो मैंने कोई बात नहीं। आप हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें जो ये है छायावाद है, उसका दूसरा भी कोई नाम है क्या छायावाद का? छायावाद का सर वैसे तो सर नामकरण छायावाद का रहस्यवाद के नाम से कुछ विद्वानों ने इसको व्याख्या किया है, लेकिन सामान्य रूप से छायावाद। अच्छा, इसको छायावाद ही क्यों कहा गया? सर छाया जो है सर इसमें ये द्विवेदी युग जो होता था, तो उसकी एक प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके विरोध स्वरूप इसका उदय हुआ था कि जो द्विवेदी युग में प्रमुख समस्याएं थी कि जो समाज केंद्रित मतलब विचारधारा थी उनकी, जो समाज को केंद्र में रखकर या स्थूल विषय जो है उसको वो करते थे, तो उसके विरुद्ध में उन्होंने एक सूक्ष्म जो व्यक्ति समाज के जगह व्यक्ति को स्थान दिया, व्यक्ति के हिसाब से इसको विषय को सूक्ष्म कर दिया और उसकी सूक्ष्म जो छाया है, तो छाया के दृष्टिकोण से उसका नाम छाया। ठीक है। आदिकाल के साहित्य पर जो मुस्लिम आक्रमणकारियों का उनका क्या प्रभाव रहा? जैसे आदिकाल के समय में जैसे देखा जाए मैम कि आदिकाल के समय में ये जो राजा महाराजा थे तो वो अधिकतर युद्ध की स्थितियाँ उनकी बनी रहती थी, और इसमें जैसे पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज रासो वीर का लिखा गया महाकाव्य, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं तो उस टाइम पे जो आक्रमणकर्ता मुस्लिम करते रहते हैं आक्रमणकारी, तो वो कहीं ना कहीं एक सतत रूप से युद्ध करते रहते हैं और अपनी संस्कृति को, इस्लाम संस्कृति जो उनका है, तो वो भारत में जो है इसकी थोपने के लिए राजा महाराजाओं को प्रज्वलित करते हैं या समाज को उसके में व्याप्त करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराना, इस टाइप की चीजें उसमें देखी जाती है। हिंदी साहित्य में उत्कर्ष काल किसको पाया? गद्यकाल। गद्यकाल में गद्यकाल का उत्कर्ष काल भारतेंदु युग को सर। और ये जो रीतिकाल है, रीतिकाल का समय बताइए।
रीतिकाल के मैम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 1700 से 1900 ईस्वी तक माना गया। रीतिकाल की विशेषताएं? जी मैम, रीतिकाल की विशेषताएं में जैसे देखा जाए तो श्रृंगारिकता प्रमुख विशेषता रही है और आचारत्व या संस्कृत के जो कवि रहे हैं उनका आचारत्व का भी उसमें प्रभाव देखा गया और विलासितापूर्ण जो है काव्य उसमें मैम लिखे गए। दरबारी संस्कृति के कारण कि दरबारी संस्कृति में जो कवि रहते थे तो वो अपने राजा में गुणगान करने के लिए ही केवल काव्य का प्रयोग करते थे, तो मूल प्रवृत्ति यही रही है। आदिकाल में रचनाओं किस उद्देश्य से लिखी गई थी? आदिकाल में मैम रचनाएं दो उद्देश्य से लिखी गई थी कि श्रृंगार परक और वीर परक। तो उसमें आदिकाल में और रीतिकाल में यही मूल अंतर है कि मैम इसमें आदिकाल में है जो तो राजा 1-2 महीने के अंदर या 2-3 महीने के अंदर उनका युद्ध होता रहता था बीच बीच में, तो कुछ युद्ध परक भी काव्यों का सृजन करते थे जो कवि रहते थे और कुछ बाकी समय में श्रृंगारिकता का भी वो करते थे। लेकिन रीतिकाल में युद्धों का प्राय अभाव देखा जाता है, तो केवल दरबारी संस्कृति में वो अपने राजाओं को खुश करने में लगे हुए थे, उसी की दृष्टि को रखते हुए वो काव्य। तो नाथ साहित्य की विशेषताएं बताइए। नाथ साहित्य में ये भारत के पश्चिमी हिस्से में इनका प्रभाव देखा जा सकता है और नाथ साहित्य में जैसे गोरखनाथ हुए हैं तो उनका संपर्क मतलब वो संप्रदाय इसका प्रमुख रहे हैं और नाथों की संख्या 12 मानी गई है कुल। और इसमें हठ योग या योग साधना के माध्यम से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और सिद्धों के विपरीत में जो इनका ये था कि सिद्धों की जो एक होती विलासिता वाली प्रवृत्ति थी कि उसमें स्त्री नियोग का प्रावधान था कि आपको अगर धर्म का अनुभव है तो उसके विरुद्ध में उन्होंने साधना के रूप में साधनात्मक का रूप से जाना। अच्छा, रासो काव्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? रासो काव्य से मैम ये है कि रासो काव्य जैसे वीर गाथाओं का उल्लेख किया गया उसमें ज्यादातर जो राजाओं की, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में समाज में जो वीर संबंधी वीरता वाली भावना या अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों का जो है उसमें प्रमुखता मतलब उसका प्रमुख प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा की कुछ रेखा चित्रों के नाम बताइए। रेखा चित्र रचनाएं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र जैसे अतीत का चलचित्र और मेरा परिवार, लेकिन मैं कंफ्यूजन उसमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र है शायद मेरा परिवार, तो एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, ये फेरी वाला किसकी संसारिक कड़ियाँ मैम। फेरी वाला किसकी रचना है? फेरी वाला मैम महादेवी वर्मा की ही रचना है। अच्छा, प्रेमचंद के बारे में क्या है? प्रेमचंद जी मैम जैसे कि उसमें प्रेमचंद जी गद्य साहित्यकार के रूप में इनको प्रमुखता दी गई है और गद्य साहित्य इन्होंने ज़्यादा लिखने के कारण इनका गद्य साहित्य में इनके नाम से युग का ही मतलब प्रचलन आया है कि प्रेमचंद उत्तर युग या प्रेमचंद पूर्व युग या प्रेमचंद युग। तो इन्होंने कहानी उपन्यास के माध्यम से ये सामाजिक जो यथार्थ रहता है और उसको जो उन्होंने स्वयं देखा जिस हिसाब से उसकी अनुभूति हुई, तो वो उन्होंने अपने कहानी या उपन्यास के माध्यम से जनता के सामने कर दिया। कबीरदास का कोई एक दोहा बताइए। कबीरदास का जी मैम, कबीरदास ने जैसे कि धार्मिक कुरीतियों पर लिखा है दूर करने के लिए कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताप पर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ऐसे इन्होंने लिखा है, व्यंग किया है क्या इसके लिए मतलब आवाज़ इतनी ऊंची आवाज़ करके ही मतलब खुदा को वो मिलती है, क्या इससे वो तो आत्मीयता का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। अच्छा, चंद्रवरदाई के बारे में क्या है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज दासों के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उन्होंने उनकी प्रशस्ति में पृथ्वीराज दासों का निर्माण किया। संघों के अजायब घर के रूप में उनकी रचना को जाना जाता है पृथ्वीराज दासों को। किस काल के कवि थे? ये आदिकालिक कवि। ठीक है।